हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम अवेलेबल हुए हैं इस वीडियो क्लास में। केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 1 का हम ये टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, रासायनिक संयोजन का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पिछले दो वीडियो में हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को कवर किए हैं और निश्चित अनुपात के नियम को कवर किए हैं। आज के वीडियो में हम गुणित अनुपात के नियम को हम पढ़ेंगे, जिसके लिए इंग्लिश शब्दावली प्रयोग किया जाता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बाद हम रासायनिक संयोजन के दो और महत्वपूर्ण नियम है, उसको हम कवर करेंगे, व्युत्क्रम अनुपात का नियम और गेलुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम को हम इस वीडियो के बाद कवर करेंगे। उसके बाद रासायनिक संयोजन का जो नियम है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो जो दो पॉइंट हम पढ़ लिए हैं, रासायनिक संयोजन का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात नियम का प्रतिपादन जो है जॉन डाल्टन ने किया था 19वीं सदी के शुरुआत में ही, लगभग 1803-1804 के बीच में इन्होंने, जॉन डाल्टन ने ये इस नियम का प्रतिपादन किया था। उन्होंने क्या कहा कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, परस्पर वे एक सरल अनुपात में होते हैं। मतलब ऐसा कहा जा रहा है जॉन डाल्टन के अनुसार कि दो तत्व जो है आपस में संयोग करके विभिन्न प्रकार के जो है यौगिक बनाते हैं। तो अगर एक तत्व का जो द्रव्यमान है निश्चित है, तो दूसरा तत्व का जो द्रव्यमान जो है, जो भिन्न भिन्न होगा और वो निश्चित वाले से क्रिया करेगा, तो उसका जो अनुपात होगा परस्पर एक सरल अनुपात के रूप में आपको दिखाई देगा। अब चूंकि ये डेफिनेशन है, अगर हम एक एग्जाम्पल को हल करते हैं तो ये और भी क्लियर हो जाता है। तो उस एग्जाम्पल के लिए एक हम सिंपल सा एक सारणी बनाएंगे और सारणी के माध्यम से हम इस पूरे चीज़ को क्लियर कट हम समझेंगे। तो गौर से इस सारणी को देखिएगा, वीडियो पर अपना ध्यान बनाए रखिएगा। उसके बाद मैं मानता हूं कि गुणित अनुपात नियम जो है इसके बाद आप नहीं भूलेंगे। तो मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान जो है वो निश्चित रहेगा और जो ऑक्सीजन का है वो बदलेगा। लेकिन वो जब भिन्न भिन्न द्रव्यमान आएगा फिर भी वो एक सरल अनुपात के रूप में होगा। जब आप इस बोर्ड पर उसको देखेंगे, ग्राफीय मतलब वो सारणीबद्ध अध्ययन करेंगे, तो पूरी पॉइंट यहाँ पर क्लियर होने जा रहा है। तो देखिएगा, मैं यहाँ एक कॉलम बना देता हूँ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये जो मेरा पहला कॉलम है वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, आप वीडियो पर मेरे साथ नज़रें बनाए रहिए। उसके बाद है दूसरा कॉलम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात, द्रव्यमानों का अनुपात। ठीक है, यहाँ तक आप भली भांति समझ पा रहे हैं। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सरल अनुपात। सरल अनुपात है, ये तीन कॉलम के रूप में हम एक सारणी बना लिए हैं। तो यहाँ पास जो मैं पहले ऑक्साइड का बात कर रहा हूँ उसको गौर से देखिएगा। जो पहला मेरा ऑक्साइड है वो है N2O। ठीक है, N2O को आप किस नाम से जानते हैं? हमारे सारे बच्चे जो केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी रुचि रखते हैं, इसका नाम जानते हैं कि इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड में यहाँ जब आप देख रहे हैं कि ये नाइट्रस ऑक्साइड बनाने के लिए दो प्रकार के तत्वों ने भाग लिया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। तो नाइट्रोजन का जो यहाँ मास है, एटॉमिक मास है, तो एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। तो यहाँ कितने नाइट्रोजन हैं? 2 हैं। तो 2 नाइट्रोजन हैं, तो इसका जो 2 टाइम हो जाएगा 14 का, वो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ये भी बात क्लियर है। और ऑक्सीजन का यहाँ कितना है? 16 है। जब इसका आप रेशो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो देखिएगा कैसे निकलेगा। आप बड़े ध्यान से देखिएगा। तो जो सबसे छोटी संख्या है या जिससे कट सकता है उसको आप काट दीजिए। तो आप 4 के टेबल पढ़ते हैं तो 4 7 जा क्या होता है? 28 होता है। और 4 4 जा क्या होता है? 16 होता है। तो यहाँ पास जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो आ रहा है 7:4 आ रहा है, मतलब 7:4 आ रहा है। अब दूसरा जब मैं ऑक्साइड का बात करूंगा, नाइट्रस ऑक्साइड के बाद, तो दूसरा ऑक्साइड मैं ले लेता हूँ NO। कौन सा ऑक्साइड ले लेता हूँ? NO। इसका भी नाम आप भली भांति जानते हैं, इसका नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड में एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। यहाँ पास नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है, क्योंकि एक ही नाइट्रोजन है, तो यहाँ पास इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा?
ऑक्सीजन का जो हो जाएगा यहाँ अभी भी कितना है 16 है। अब चूंकि आप पुनः इसके 2 के टेबल से करेंगे तो 2 7 जा क्या हो जाएगा 14 और 2 8 जा क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पास जो आपका अनुपात आ रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का वो क्या आ रहा है 7 अनुपात क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तीसरा ऑक्साइड का बात करूं तो तीसरा ऑक्साइड है N2O3 है। इसका नाम भी आप भली भांति जानते हैं कि N2O3 का नाम क्या होता है। तो N2O3 का नाम होता है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड होता है। और यहाँ पास इसका जब एटॉमिक मास देखेंगे तो 2 नाइट्रोजन है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पास नाइट्रोजन कितने हैं 2 हैं। तो इसका जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन एटम का कितना होता है 14 होता है। 2 नाइट्रोजन है तो इसका 14 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 14। और ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। और N2O3 में कितने ऑक्सीजन है 3 है। तो क्या हो जाएगा 16 का 3 टाइम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा वो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 दूना 32 और 16 तिया क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, मतलब 48 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी एक बार डिवाइड करके देखिए तो क्या हो जाएगा, किससे कट जाएगा ये ध्यान देके देखेंगे आप तो ये आपका कट जाएगा। देखेंगे 14 है ना, तो ये किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 2 7 जा 14 और 2 24 जा क्या हो जाएगा 2 24 जा हो जाएगा 48। तो यहाँ पास आ जाएगा 4 7 जा। यहाँ पास देखिए यहाँ पास थोड़ा सा त्रुटि हो रहा है, इसको करेक्शन कीजिएगा। यहाँ पास मैं 14 लिख दिया था। N2O3 में जो नाइट्रोजन का मात्रा है, यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो एटॉमिक मास यहाँ कितना हो जाएगा, एक नाइट्रोजन एटम का कितना होता है 14 होता है। तो 2 नाइट्रोजन एटम है तो यहाँ कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब यहाँ पास से 4 का टेबल को देखिए तो 4 7 जा कितना हो जाएगा 4 7 जा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, और 4 4 जा क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो यहाँ जो अनुपात निकल रहा है वो 7 अनुपात क्या आ रहा है 12 आ रहा है। उसके बाद देखिए जो नाइट्रोजन का अगला ऑक्साइड है वो हम ले लेते हैं N2O4 ले लेते हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने ले लिया है N2O4। तो यहाँ पास जो है नाइट्रोजन अभी भी कितना है यहाँ 2 है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन है तो इसका भी क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। और यहाँ पास ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। तो 4 का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिए कि 4 के टेबल से ही आइए, 4 के टेबल से ही आएंगे तो 4 7 जा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। और 4 4 जा क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 हो जाएगा। और यहाँ पास कितना बच जा रहा है, यहाँ पास बन जा रहा है N2O4। तो 4 के टेबल में ये आ जाएगा कि 2 बच जा रहा है। देखिए 4 1 जा 4, 64 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 और ये 2 और ये आ जाएगा 4 और 4 6 जा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पास ये आ जाएगा 24 आ जाएगा। जब 24 आ जाएगा तो अब जो अनुपात आ रहा है वो क्या आ रहा है 7 अनुपात कितना आ जा रहा है 7 अनुपात। यहाँ 4 1 जा, देखिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं 6 4 और ये 4 4 1 जा 4, ये 2 और ये 4 4 6 जा। तो यहाँ तो 16 आ रहा है तो यहाँ क्या हो गया 16, 7 अनुपात क्या हो गया 16 हो गया। इसको मिटा देते हैं। एक और उदाहरण हम कवर कर लेते हैं, है ना। एक और ऑक्साइड नाइट्रोजन का ले लेते हैं, वो है N2O5 जिसका नाम क्या है आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड में देखेंगे तो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड में नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है अभी भी कितना है एक का 14 है और यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का यहाँ संख्या कितना है 5 है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। पुनः आप 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा क्या हो जाएगा 28 और 4 20 टाइम क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेशो आ रहा है अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है 7 अनुपात कितना आ रहा है 20 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि 4 1 जा क्या हो रहा है 4 1 जा 1 टाइम करेंगे तो यहाँ 1
और 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो आप देख रहे हैं कि एक यहाँ जो है सरल अनुपात मिलता है। नाइट्रोजन जो है आप देख रहे हैं कि द्रव्यमान के अनुसार ये स्थिर है, ये स्थिर है, ये स्थिर है, ये स्थिर है। जो दूसरा तत्व है जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान से आके क्रिया कर रहा है वो एक सरल अनुपात में है, 1:3:4:5 में है। इसी को हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम, कि ये एकदम परस्पर सरल अनुपात में रहेगा। अगर एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित है और दूसरा भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला तत्व आके क्रिया कर रहा है तो उसका जो मल्टीपल है एक सरल अनुपात के रूप में आपको प्राप्त होगा। मैं समझता हूँ इसको आप बड़ी आसानी से आप समझ लिए हैं। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और एक और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसी टाइप से एक सारणी बनाइएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। तो आप जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ये गुणित अनुपात का नियम क्या हो जाएगा और सरल हो जाएगा। एक हम इसका जो है आंकिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल प्रश्न को, तो गुणित अनुपात का नियम जो है याद भी हो जाएगा और लंबे समय तक हमको इसको प्रैक्टिस करना मतलब लंबे समय तक याद भी रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको लगातार करते रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद समझने के बाद आप दूसरे बार कभी भी पुस्तक खोलेंगे या अपना नोट्स खोलेंगे तो आपको ये समस्या ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें एक प्रश्न देखिए क्या लिखता है प्रश्न, गौर से यहाँ प्रश्न को देखिए। लेड के 4 ऑक्साइड में लेड और ऑक्सीजन की मात्रा निम्नवत है, क्या ये गुणित अनुपात के नियमों का पुष्टि करता है। क्या बोलता है कि लेड सब ऑक्साइड में जो लेड की मात्रा है, पहला पॉइंट में लिखता है कि लेड की मात्रा जो है 5.108 ग्राम है और ऑक्सीजन की मात्रा जो है 0.20 ग्राम है। दूसरा में लिखता है कि लेड मोनोऑक्साइड में लेड की मात्रा 1.297 ग्राम है और ये क्या कर रहा है 10 है। और तीसरा में लिखता है कि लेड सेस्क्वी ऑक्साइड में लेड की मात्रा 6.5008 है और ऑक्सीजन की मात्रा 0.75 ग्राम है। लेड परऑक्साइड में लेड की मात्रा 8.110 ग्राम है और ऑक्सीजन की मात्रा 1.2525 ग्राम है। तो क्या इन आंकड़ों की सहायता से हम बता सकते हैं कि लेड और ऑक्सीजन की जो मतलब संयोग हो रहा है, लेड और ऑक्सीजन संयोग करके संयोजन करके जो लेड ऑक्साइड विभिन्न ऑक्साइड लेड के जो बन रहे हैं, क्या वे गुणित नियम का पालन करते हैं। तो इसकी न्यूमेरिकल को हम लगाते हैं तो बड़ा इसका आसान हो जाता है। तो पहले हम लेड का जो है एक निश्चित द्रव्यमान मानते हैं, तो जो पहले आंकड़ा में दिया रहता है उसी को एक नियत द्रव्यमान आप मान लीजिए। और वो नियत द्रव्यमान क्या है 5.108 ग्राम, क्या है 5.108 ग्राम है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है 0.20 ग्राम है। ये बात क्लियर हुआ। अब इसको क्या है कि इस नियत वैल्यू में ही दूसरा का भी आपको कैलकुलेशन करना है, तीसरा का भी कैलकुलेशन करना है, चौथा का भी कैलकुलेशन करना है। कैसे करना है, जो आप प्राइमरी स्कूल मतलब 5वीं चौथी में जो पढ़े होंगे, एक एक नियम का सवाल उस टाइप से वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं उसी आधार पर हम इसको निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालने जा रहे हैं देखिएगा कि 1.297, ठीक है, ग्राम लेड में ऑक्सीजन की जो मात्रा है कितनी है 0.10 ग्राम है। तो 5.108 ग्राम में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, तो इसका गुणा इससे हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पास जो बनेगा वो बनेगा 0.1 इंटू 5.108 बाई क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा आपका ये वाला 1.297। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, इससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका यहाँ पास गौर से देखिएगा, मैं अलग रंग से लिख दे रहा हूँ, 0.397 के लगभग ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, इससे इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, इससे इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो इतना ये वैल्यू आएगा। ये किसके लिए हो गया, इस पॉइंट के लिए हो गया। तीसरे पॉइंट के लिए देखिए,
तीसरे पॉइंट के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा। तीसरा पॉइंट जो है, मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि आप भ्रमित ना हो। तीसरा पॉइंट में देखिएगा कि 6 पॉइंट है ना, 6.5008 में 8 ग्राम, ठीक है, 8 ग्राम लेड में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी है, 0.75 ग्राम है। कितनी है, 0.75 ग्राम है। तो जो नियत वैल्यू आप माने हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, तो 5.108 ग्राम में होगा। क्या होगा देखिएगा, इसका इसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 0.75 इंटू 5.108 और बट्टे में ये वाला राशि आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.5008 हो जाएगा। जब 0.75 और 5.108 का मल्टीप्लिकेशन करके इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पास आपका वैल्यू आ जाएगा 0.589 के लगभग आपके पास यहाँ वैल्यू आएगा। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देखिए, एक लाइन और मैं यहाँ खींच दे रहा हूँ। चौथा पॉइंट यहाँ देखिए क्या हो जाएगा। चौथा पॉइंट देखिएगा कि चौथा पॉइंट बोल रहा है कि लेड के 8.110 में ऑक्सीजन की मात्रा 1.2525 है। तो वैसा ही हमारा है कि क्या है कि 8 पॉइंट, देखिएगा गौर से, 8.110 में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, 12 और क्या है 12525 है। तो क्या हो जाएगा, 5.108 ग्राम लेड में कितना होगा, तो फिर वही हमारा तरीका हो जाएगा 1.2525 इंटू ये हो जा रहा है 5.108 ग्राम बट ये वाला राशि आ जाएगा 8.1 और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 108 ग्राम। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इससे डिवाइड कीजिए, तो हमारे पास जो एक वैल्यू आने जा रहा है वो वैल्यू आने जा रहा है 0.789 आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और अपना जो है जो गणितीय स्किल है, मैथमेटिकल आपका स्किल है, थोड़ा सा और उसको शार्प कीजिए तो सारे चीज आपको क्लियर कट नजर आने लगेंगे। आप देखेंगे कि पहले पॉइंट में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितना है 0.20 ग्राम है। दूसरे में जो आया है 0.39, मतलब ये 9 है, तो इसको 0.39 जो है इसको 40 माना जा सकता है, लगभग 0.40 है, 0.39 है ना, और इधर की भी डिजिट 5 से ऊपर है, तो लगभग ये क्या है 0.40 है। तीसरा पॉइंट देखिए 0.58 है और यहाँ भी 9 है, तो इसको 9 माना जा सकता है, तो इसको 59 हो जाए, मतलब 0.59 हो जाएगा, तो इसको 0.60 माना जा सकता है, मतलब है ही है, उसी के लगभग में एकदम क्लोज है। और यहाँ पास देखिए क्या आया है 0.789, ये ऑलरेडी 9 है, तो ये नहीं हो जाएगा, 0.79 हो जाएगा, जो लगभग कितना के बराबर है 0.80 के बराबर है। इन चारों डिजिट को आप 0.20 से डिवाइड कर दीजिए, एक ऐसा कॉमन डिजिट लीजिए जिससे कट जाए। तो अगर मैं 0.20 से इन सब को डिवाइड कर दूं तो देखो तो प्यारे बच्चों क्या एक मैजिकल नंबर आ रहा है, ये 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है ना, अगर दशमलव को मैं छोड़कर पढ़ूं दशमलव को, तो 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौको 80, मतलब यहाँ जो ऑक्सीजन का जो भिन्न भिन्न मात्रा लिए हैं उसका जो सरल अनुपात है 1:2:4 है, एक परस्पर सरल अनुपात के रूप में आ रहा है। अर्थात लेड के जो विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड हैं वे बनने में गुणित अनुपात के नियमों का पूर्णतः पालन होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेष जो रासायनिक संयोजन के नियम के 2 महत्वपूर्ण बिंदु बचते हैं उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।